सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 7 समास जो हिंदी व्याकरण से है और वसंत पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना जिसके कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। बच्चों, ये एक फिल्मी गीत भी है। आज हम इन दोनों का दोहराई कार्य व्याख्यान 3 के माध्यम से करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कि समास क्या है। परिभाषा: शब्द रचना की वह विधि जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, वह समास रचना विधि कहलाती है। तो बच्चों, इसका अर्थ है कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो बच्चों, समस्त पद में दो पद होते हैं, एक पहला पद और दूसरा पद। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। देखिए, समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द या पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व पद और उत्तर पद का जब मेल किया जाता है तो एक नया पद बनता है जिसे हम समस्त पद या समास कहते हैं। तो उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे चरण और कमल दो पद हैं। चरण पूर्व पद है, पहला पद है, और कमल दूसरा पद यानी उत्तर पद है। तो चरण कमल बन गया इसका समस्त पद यानी समास। अब समस्त पद का हम करेंगे विग्रह। जब हम समस्त पद के प्रत्येक पद को अलग अलग करके लिखते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। तो बच्चों, चरण कमल, इसका विग्रह होगा कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो बच्चों, इस आधार पर समस्त पद बनते हैं और समास का विग्रह समस्त पद के प्रत्येक पद को अलग अलग करना कहलाता है। तो देखिए बच्चों, देखिए अभी मैंने आपको बताया चरण कमल, तो इसमें चरण पूर्व पद है, कमल उत्तर पद है और चरण कमल ये बन गया समस्त पद यानी समास। तो कमल के समान चरण होगा इसका विग्रह। तो कमल के समान चरण समास विग्रह। तो बच्चों, मैंने एक एक करके बताया कि चरण यहाँ पर पूर्व पद, कमल उत्तर पद और चरण कमल जब दोनों इकट्ठे होंगे तो समस्त पद बन जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर पूर्व पद का अपना अर्थ होता है, उत्तर पद का अपना अलग अर्थ होता है, यानी दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। और जब ये दोनों मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं तो उसका अपना एक अलग अर्थ होता है, यानी तीनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, सभी अपने अपने अर्थ को अलग अलग प्रकट करते हैं। उसी प्रकार जब समस्त पद बन जाता है तो उसका अपना एक अलग अर्थ होता है। तो आगे देखिए, समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि समस्त पद के जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, जब हम इनको अलग अलग करके लिख देते हैं तो वह समास विग्रह कहलाती है। आगे देखिए, उदाहरण के तौर पर राह खर्च। राह यहाँ पर पूर्व पद है, खर्च यहाँ पर उत्तर पद है और राह के लिए खर्च यहाँ समास विग्रह है। राह के लिए खर्च, तो राह पूर्व पद और खर्च उत्तर पद हो गया। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक पद को अलग करेंगे। तो राह के लिए खर्च। बच्चों, मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है। तो विग्रह करते समय यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग है। देखिए, राह के लिए खर्च, तो के लिए क्या है? कारक चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, ये तत्पुरुष समास है। अब देखिए, समास के भेद। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। तो बच्चों देखिए, नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 अव्ययी भाव समास। प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास
द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में जो मुख्य बातें, याद करने योग्य बातें हैं, उनको आज हम इस रिवीजन वीडियो में दोहराई कार्य में देखेंगे। देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान कैसे होती है? देखिए, नंबर 1, पूर्वपद गौण होता है। तत्पुरुष समास का पूर्वपद गौण होता है, यानी उसका कोई महत्व नहीं होता। नंबर 2, उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता, यानी उत्तर पद मुख्य होता है। नंबर 3, विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब हम इसमें विग्रह करते हैं तत्पुरुष समास में, तो उस समय पर कारक के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखिए आप। देखिए, माल गोदाम, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा माल के लिए गोदाम। बच्चों, माल गोदाम में माल पूर्व पद है और गोदाम उत्तर पद है। अब हम इस समस्त पद का जब विग्रह करेंगे तो बनेगा माल के लिए गोदाम। आगे देखिए, विद्याहीन, मैंने बताया कि 2 पदों के योग से बनता है समस्त पद। तो बच्चों, विद्याहीन में विद्या पूर्व पद है और हीन उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाया तो बन गया विद्याहीन, तो बन गया समस्त पद समास। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो होता है विद्या से हीन, विद्या से हीन। आगे देखिए, राष्ट्रपिता। तो बच्चों, यहाँ राष्ट्र पूर्व पद है और पिता उत्तर पद है। तो बच्चों, जब हम इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग विग्रह करते समय करते हैं तो ये तत्पुरुष समास होता है। तो अब हम इसका जब विग्रह कर रहे हैं राष्ट्रपिता का, तो बनेगा राष्ट्र का पिता। बच्चों, का यहाँ पर कारक चिन्ह है, इसलिए तत्पुरुष समास है। आगे देखिए, आत्मविश्वास, समस्त पद है आत्मविश्वास, इसमें पूर्व पद है आत्म और उत्तर पद है विश्वास। तो बच्चों, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर भी कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, तो बन जाएगा आत्म पर विश्वास, यानी खुद पर, अपने पर विश्वास। आगे देखिए, डाक गाड़ी, ये भी 2 पदों से मिलकर बना है। तो पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। तो पूर्व पद है डाक और उत्तर पद है गाड़ी। तो बच्चों, इसका विग्रह करेंगे, यानी प्रत्येक पद को अलग करेंगे, तो बन जाएगा डाक के लिए गाड़ी। आगे देखिए, तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की पहचान है, नंबर 1, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। तो बच्चों, कर्मधारय समास में पहला पद जो है विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। नंबर 2, 2 पदों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध होता है, एक दूसरे के जैसा होने का संबंध स्थापित होता है वहां पर। तो बच्चों, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है और दोनों पदों के बीच में समानता होती है। देखिए बच्चों, आगे उदाहरण देखिए इसके, नील जमा कमल। तो बच्चों, नील पूर्व पद और कमल उत्तर पद है। नील यहाँ पर विशेषण है और कमल यहाँ विशेष्य है, यानी कमल की विशेषता है नीला होना। तो बच्चों, यहाँ पर समस्त पद बना नील कमल और इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल, क्योंकि प्रत्येक पद को अलग अलग करना है विग्रह के लिए। तो नीला है जो कमल। आगे देखिए, पीत जमा अंबर। तो यहाँ पर बच्चों, पीत पूर्व पद और अंबर उत्तर पद है। इन दोनों को मिला देंगे तो बनेगा पीतांबर, यानी पीला है जो अंबर होगा इसका विग्रह। तो पीला यहाँ पर विशेषण है और अंबर यहाँ पर विशेष्य है। तो पीतांबर समस्त पद यानी समास और पीला है जो अंबर विग्रह होगा। आगे देखिए, नील जमा कंठ। तो बच्चों, यहाँ पर नील जो है पूर्व पद है और कंठ उत्तर पद है। इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो बनेगा नील कंठ, यानी समस्त पद। अब इसका विग्रह होगा नीला है जो कंठ। आगे देखिए, भला जमा मानस, यानी 2 पद अलग अलग, एक भला और दूसरा मानस। तो भला पूर्व पद होगा और मानस उत्तर पद होगा।
जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो समस्त पद बनेगा भला मानस। इसका विग्रह होगा बच्चों भला है जो मानस। आगे देखिए द्विगु समास। और द्विगु समास की पहचान है कि पूर्व पद इसका संख्यावाची होता है और नंबर 2 उत्तर पद समूह का बोध कराता है। तो बच्चों इसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद किसी समूह का बोध कराता है। देखिए उदाहरण के आधार पर दो पहर, दो यहाँ पर पूर्व पद और पहर उत्तर पद, तो दो हुआ संख्यावाची शब्द। तो इसका विग्रह होगा दो पहरों का समूह। अभी बताया था कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची और दूसरा पद जो है समूह का बोध कराता है। तो दो संख्यावाची बन गया और पहर समूह का बोध करा रहा है उत्तर पद, तो बन गया दो पहरों का समूह। नवरात्र, नव यानी 9, तो पूर्व पद संख्यावाची, तो नव पूर्व पद और रात्र उत्तर पद होगा। तो इसका विग्रह होगा 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह। आगे देखिए बच्चों चौराहा, चौ यानी 4 यानी पूर्व पद संख्यावाची हो गया, राह रास्ता, तो बच्चों चौ पूर्व पद और राह उत्तर पद होगा। तो इसका विग्रह होगा 4 राहों का समूह। शताब्दी, शताब्दी शत यानी 100, ये गिनती का शब्द हो गया, पूर्व पद संख्यावाची, तो द्विगु समास होगा। तो इसका विग्रह होगा 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। आगे देखिए नवग्रह, नव यानी 9, तो 9 ग्रहों का समूह, 9 पूर्व पद हो गया और पूर्व पद संख्यावाची है तो इसलिए द्विगु समास है। सप्ताह, सप्त यानी 7, ये भी संख्यावाची है, द्विगु समास हुआ। तो 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। तो बच्चों ना यहाँ पर पूर्व पद प्रमुख होता है ना उत्तर पद, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, यानी किसी अन्य पद के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही प्रमुख नहीं होते। तो देखिए उदाहरण समस्त पद समास विग्रह और इसमें प्रमुख प्रधान यानी किसके बारे में बात होती है। तो देखिए मुरलीधर, मुरली पूर्व पद और धर उत्तर पद, तो बच्चों इसका विग्रह होगा मुरली को धारण किया है जिसने। तो बच्चों ना यहाँ मुरली की प्रधानता है ना धर धारण की, यहाँ पर तो बात हो रही है कृष्ण की, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। तो मुरली को धारण किया है जिसने, कौन है वो? कृष्ण, भगवान कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो बच्चों यहाँ किसके कंठ की बात हो रही है? भगवान शिव की, यानी किसी प्रमुख व्यक्ति की, भगवान की बात है यहाँ। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, अब किसने धारण किया हुआ है? तो ये भगवान विष्णु के बारे में बात हो रही है, न पूर्व पद की प्रधानता न उत्तर पद की प्रधानता, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए बहुव्रीहि समास है। गजानन, गज यानी हाथी, आनन यानी मुख, तो बच्चों न गज की प्रधानता न आनन की, तो यहाँ तो बात किसी तीसरे के बारे में हो रही है। जैसे गज के समान आनन है जिसका, हाथी के समान मुख है जिसका, किसका? भगवान श्री गणेश का। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, किसकी 3 आंखों की बात हो रही है यहाँ? भगवान शिव की 3 आंखों की, तो इसलिए यहाँ पर किसी तीसरे पद के बारे में बात हो रही है। तो ये उदाहरण सभी बहुव्रीहि समास के हैं। आगे देखिए बच्चों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रमुख होते हैं, कोई भी पद गौण नहीं होता, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों क्या अपना महत्व होता है। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है द्वंद्व समास में, और योजक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। देखिए जैसे दाल चावल, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा दाल और चावल। चाय कॉफी,
इसका विग्रह होगा चाय या कॉफी। तो बच्चों यहाँ पर चाय भी महत्वपूर्ण है और कॉफी भी, तो इसलिए दोनों ही पद प्रधान है। तो चाय या कॉफी। अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा जो विलोम शब्द होते हैं उनके लिए या का प्रयोग किया गया है। अन्न जल, अन्न और जल। सीता गीता, सीता और गीता। तो बच्चों इन उदाहरणों के आधार पर ही हम समास की पहचान करते हैं। आगे देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यया अविकारी होता है। पहला पद इसका अव्यया अविकारी होता है। देखिए जैसे प्रतिदिन, तो बच्चों यहाँ पर प्रति जो है अव्यय है, तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो होता है दिन, दिन, हर दिन। भर पेट, भर शब्द अव्यय है, पेट भर कर। हर पल, पल पल। आजन, यहाँ पर आ अव्यय है तो इसलिए अव्ययीभाव समास है। जन्म से लेकर। प्रत्येक, प्रति अव्यय है यहाँ पर तो इसका विग्रह होगा एक एक। कुछ महत्वपूर्ण बातें, समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द या पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि समस्त पद में पहले शब्द या पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द या पद को हम उत्तर पद कहते हैं। और पूर्व पद या उत्तर पद के योग से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहा जाता है अथवा समास कहा जाता है। तो बच्चों अब हम पाठ 7 वसंत साथी हाथ बढ़ाना की दोहराई करेंगे। बच्चों ये एक फिल्मी गीत है, इसके गीतकार हैं साहिल लुधियानवी जी। तो बच्चों इस गीत की चंद पंक्तियां, कुछ पंक्तियां मैं थोड़ा सा दोहरा देती हूँ। देखिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों आपको थोड़ा सा तो याद आ गया होगा। तो आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कठिन शब्द। देखिए, लेख भाग्य, गैर पराए, खातिर के लिए, नेक अच्छा, कतरा बूंद, दरिया नदी, सेहरा रेगिस्तान, राई सरसों का दाना, इंसान आदमी, किस्मत तकदीर, बोझ वजन, पर्वत पहाड़, शीश सिर। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का, इस गीत का, इस कविता का सार। तो देखिए, इस कविता में कवि ने एकता, संगठन तथा परस्पर सहयोग के महत्व को प्रकट किया है। अर्थात इस गीत के माध्यम से वे लोगों में एकता का भाव प्रकट करना चाहते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को मिलजुल कर काम करना चाहिए। वे हमें बताना चाहते हैं कि मिलकर काम करने से काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो मिलजुल कर काम करने से काम जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। तो बच्चों एक काम को करने में यदि हमें 2 घंटे लग रहे हैं अकेले, जब हम 2 व्यक्ति को अपने साथ मिलाकर काम करेंगे उसी काम को, तो वो काम जल्दी हो जाएगा। अर्थात मिलजुल कर काम करने से हमेशा काम जल्दी हो जाता है और हमेशा हमें कभी न कभी किसी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो हमेशा सदैव हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। आगे देखिए, परस्पर सहयोग से ही हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यानी हम मिलजुल कर काम करें तो हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। मिलकर काम करने से रास्ते की बड़ी बड़ी बाधाओं को, बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। यानी जब हम मिलकर काम करेंगे तो रास्ते की बड़ी बड़ी बाधाएं भी पार हो जाएंगी। अर्थात मेहनती लोगों के लिए मेहनत उनके भाग्य की रेखा है। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो कभी भी
मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। यदि वे मिलकर कदम बढ़ा लेते हैं तो वे सभी मुश्किलों को पार करते हुए आगे चले जाते हैं। मेहनती लोगों के लिए मेहनत उनके भाग्य की रेखा है। यानी जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत तो उनकी किस्मत की रेखा है और हमें भी मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। मिलकर काम करने से व्यक्ति की ताकत और हिम्मत दुगनी हो जाती है, यानी डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। जैसे एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाती है, एक एक रेत का कण मिलकर मरुस्थल बन जाता है और एक एक राई का दाना मिलकर पर्वत बन जाता है। तो देखिए बच्चों, इस गीत में कुछ पंक्तियां थी। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तो बच्चों, एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, और एक एक रेत का कण मिलकर मरुस्थल बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। तो देखो यहाँ पर बताया है, एक एक राई का दाना मिलकर पर्वत बन जाता है। अर्थात इस गीत में यही बार बार बताया गया है कि यदि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा और हम हर मुश्किल को पार करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेंगे। देखिए, उसी प्रकार संगठन का यहाँ पर बताया गया है कि एकता का, संगठन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। परस्पर सहयोग और मेलजोल से मनुष्य अपने भाग्य को भी वश में कर सकता है। यानी हम मिलजुल कर काम करें तो हम अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को भी वश में कर सकते हैं। हम हर मुश्किल को पार करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें सदैव मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से काम जल्दी व आसानी से हो जाता है। तो हमारे जीवन में एकता, परस्पर संगठन का बहुत महत्व है और हमें सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से मिलजुल कर काम कर सकें। अब देखिए, कविता से संबंधित कुछ प्रश्न। साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन है? तो इस गीत के गीतकार साहिल लुधियानवी जी हैं। प्रश्न 2, इंसान चाहे तो क्या कर सकता है? इंसान चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकता है। आगे देखिए, यह गीत किसको संबोधित है, यानी किसके बारे में है? तो यह गीत देशवासियों को संबोधित है, देशवासियों के लिए, हम लोगों के लिए है। साथी हाथ बढ़ाना वाक्य किस ओर संकेत करता है? साथी हाथ बढ़ाना वाक्य मिलकर काम करने की ओर संकेत करता है। इस गीत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है? तो इस गीत से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रत्येक कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए और सभी के सुख दुख में हमें हमेशा सहयोग देना चाहिए। अर्थात हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और सदैव मिलकर काम करना चाहिए। तो बच्चों, अब आपका गृह कार्य है। तो आपका गृह कार्य है साथी हाथ बढ़ाना व पाठ 7 समास हिंदी व्याकरण का याद करो व प्रदत्त कार्य करो। आज आपको एडक्वा की साइट पर एक असाइनमेंट पाठ 7 वसंत से और साथी हाथ बढ़ाना से संबंधित एक असाइनमेंट मिलेगा। आपको वो असाइनमेंट अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर लेख में करना है। और जैसा कि आप जानते हो, अगले दिन सुबह 8 बजे तक आपको सभी अध्यापिकाओं की मेल आईडी पर अपना गृह कार्य भेजना होता है। तो उसी प्रकार आप अपना गृह कार्य भेजना। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।